हेलो गाइस। आज हमारे साथ वंशिका है। वंशिका हमारी फॉर्मर स्टूडेंट रह चुकी है, जो हमारा SICS का एक प्रोग्राम चलता है ह्यूमैनिटीज़ का। तो ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम में हमारे साथ वंशिका आई थी और वंशिका अपनी 11th क्लास में आई थी, राइट वंशिका? यस सर। हाँ, 11th स्टैंडर्ड में, देन सारा 12th आपके पास ही पढ़ा था और अभी मैं करेंटली DU में पढ़ रही हूँ। तो अभी वंशिका जो है वो DU में पढ़ रही हैं, DU के लेडी श्रीराम कॉलेज में। और वंशिका ने हमारे साथ रहते हुए अपना +1 और +2 किया और उसके बाद में वंशिका ने CUT दिया और CUT में वंशिका ने 99 परसेंटाइल जो है अचीव किया और बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए। तो वंशिका पहले अपने बारे में थोड़ा बताएंगी और ये बताएंगी कि वंशिका को यहाँ कैसा लगा, ब्रीफ में बताएंगी वंशिका। ये लो वंशिका। हेलो एवरीवन, जैसे कि सर ने बताया मेरा नाम वंशिका है। सो राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लेडी श्रीराम कॉलेज एंड आई एम परस्यूइंग BA प्रोग्राम, जिसमें मेरा मेजर पॉलिटिकल साइंस है और माइनर हिस्ट्री है। और अभी मैंने +1 +2 सर के यहाँ से ही NCERT फाउंडेशन बैच से किया था और फिर मैंने CUT दिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन लेडी श्रीराम कॉलेज और अभी मैं वहाँ कर रही हूँ। सर के पास पढ़ने का एक्सपीरियंस इज़ लाइक कि बहुत पर्सनलाइज टच होता है स्टडीज़ में। यू डोंट फील कि आप ऐसे कोचिंग टाइप वाला पढ़ रहे हो कि जहाँ पे सारा दिन ऐसे ही आपको असाइनमेंट्स दे दिए, काम दे दिए और रोट लर्निंग जहाँ पे होती है। बहुत होलिस्टिक और बहुत अच्छे से सारा सिलेबस कवर करके और उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस करके सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया। तो वंशिका जब यहाँ आई और जब वंशिका तुम यहाँ से गई तो पूरे 2 साल के फेस में तुमने क्या ट्रांजिशन जो है अपने अंदर फील किया? द बिगेस्ट ट्रांजेक्शन इज़ लाइक मैं पहला इंटरव्यू भी है मेरा सर के साथ, उसमें आई वॉज़ मोर हेजिडेंट और अभी के बजाय बहुत कॉन्फिडेंस आया, बहुत एक्सपीरियंस जुड़े, जैसे सीनियर्स थे उनसे भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। सर से पर्सनलाइज इन्होंने इतना लाइक आपकी पर्सनैलिटी ही ग्रूम होके आती है एक अलग लेवल पे। सो वो 2 साल काफ़ी लाइफ चेंजिंग रहे और उन्होंने ही मुझे आज जो हूँ ऐसे शेप किया है। अच्छा, वंशिका ज़्यादा तारीफ़ कर रही है ऐसा है नहीं, वंशिका ने अपने से भी काफ़ी मेहनत की। ठीक है वंशिका, NCERT का CUT क्वालिफाई करने में कितना रोल रहता है? NCERTs जो बेसिकली देखे, जैसे स्कूल्स में मोस्टली NCERTs पे फोकस नहीं होता, बट द थिंग इज़ कि NCERTs गवर्नमेंट बुक्स हैं, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स उसको कवर करते हैं। तो वो बेसिक फाउंडेशन तो NCERT ही रहेगा अगर आपको CUT के लिए प्रिपेयर करना है। और मोस्ट ऑफ द सारा ही पेपर NCERT से ही कवर होगा CUT का। तो उसके लिए आपको NCERTs की थोरो रीडिंग, उनकी बार बार रिविजन्स और उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस। गुड वंशिका। तो वंशिका, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताओ कि जो NCERT की रीडिंग्स थी, हालांकि तुमने राइटिंग प्रैक्टिस कम की मेरे पास लेकिन हमेशा से ताना डालते रहेंगे सारी उम्र। तो उसमें जो तुमने बोर्ड में एग्ज़ाम में जो अचीव किया उसका कैसे, मतलब क्या इम्पैक्ट रहा तुम्हारे ऊपर और कैसे तुमने उस परसेंटेज में थोड़ा चूक किया है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता था? बोर्ड्स में अगर देखें तो मेरे 96% थे, जो कि उस टाइम पे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लग रहे थे। बट क्योंकि मेरा मेजर फोकस CUT पे था, उस टाइम तक पता लग गया था कि आपको CUT दे के ही, क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट था वो DU ही था और स्पेसिफिकली LSR ही था। तो उसके बाद अगर मेरा सारा फोकस CUT पे चला गया था। बट जैसे ही बोर्ड्स आए तो प्री बोर्ड्स के बाद दिसंबर में ऑलमोस्ट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स और उनमें मेजर फोकस तो आंसर राइटिंग आपने जैसे कहा वो था ही। बट अगर मैं कहूँ कि कहाँ पे चूक रही तो वही था कि MCQ फॉर्मेट पे ज़्यादा फोकस हो गया था, उनकी प्रैक्टिस पे, उनके मॉक टेस्ट पे, और जो राइटिंग का था जो पोर्शन था, क्योंकि आपको बोर्ड्स में लंबे आंसर्स लिखने हैं, राइटिंग ज़्यादा करनी चाहिए। और मेजरली क्या दिक्कत रही कि मेरे मेजर मार्क्स लैंग्वेज पेपर्स में कटे, क्योंकि सारा साल लैंग्वेज पेपर पे हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम अपने डोमेन्स में ज़्यादा फोकस करते हैं। और
हमें उसको लाइक ऐसे लाइट हार्टेड लेके पढ़ा, वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसमें चूक रही। अदरवाइज़ इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बोर्ड्स ने भी काफ़ी, क्योंकि बोर्ड्स में से ऐसा हो गया था कि आपको सीयूईटी के लिए एक बार तो प्रिपेयर हो गया है, मेजर सिलेबस कवर हो गया है, अब रिवीजन करनी है सिर्फ। गुड वंशिका। हालांकि वंशिका डिसअपॉइंटेड थी अपने मार्क्स से, पर आपके कितने भी मार्क्स आए +1 +2 में, खासकर +2 में, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। न सिर्फ +2 में, हर एक क्लास में, क्योंकि हर एक क्लास आप जब आप पास हो रहे हैं यही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आपको नेक्स्ट फेज़ जो है वो लाइफ का देखने के लिए मिल रहा है। और वैसे तो ईमानदारी से बताऊं, जितने में वंशिका अकेली पास हुई, मेरे जैसे 3 पास हो सकते हैं। तो अभी चले, फिर भी मार्क्स मैटर करते हैं, सम टाइम इट मैटर्स, कोई बात नहीं। ठीक है वंशिका, तो सीयूटी के आगे की जो जर्नी थी, और क्या सीयूटी के एग्ज़ाम के दौरान तुम कॉन्फिडेंट थी कि तुम्हारा हो जाएगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी प्रैक्टिस के बाद तो लग रहा था होना तो चाहिए। और जब सीयूईटी का रिज़ल्ट आया, मेजर ऑफ द सब्जेक्ट्स में मेरे 99 परसेंटाइल थे, इवन पॉलिटिकल साइंस में तो 100 परसेंटाइल थे। बट उसके बाद जब ऐसा था कि हाँ नॉर्मलाइज स्कोर्स में मुझे लगा कि हाँ मेरे स्कोर थोड़ा सा ऊपर नीचे वो होता है, तो उसमें मुझे लगा था कि स्कोर आने के बाद थोड़ा था कि हाँ नहीं हो पाएगा। बट प्रिपरेशन के फेज़ में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि इतने ज़्यादा मॉक प्रैक्टिसेस किए थे। थोड़ा होता है कि आप इतने ज़्यादा जब इतना प्रैक्टिस कर लेते हो, कभी कभी होता था कि नहीं हो पाएगा, वो स्टूडेंट फेज़ होता है, स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा है कि आप डिसअपॉइंटेड होते हो, डिप्रेस फील करते हो, बट कोई बात नहीं, उसको भी झेलना ही होता है। उसके बाद मेन फोकस इज़ प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। उसके बेसिस पे जब आप, क्योंकि जितना आप एक्शन लोगे, प्लानिंग के बजाय एक्शन ज़्यादा लो, जितना आप एक्शन लोगे उससे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और वही आगे आपको हेल्प करेगा इन फाइनल एग्ज़ाम्स। गुड वंशिका। ठीक है वंशिका, ये तो थी सीयूटी तक की जर्नी। तो जब सीयूटी का रिज़ल्ट आया तो तुम्हें कैसा फील हुआ? मेरे पास रिएक्शन वीडियो भी है, बट वो मैं नहीं डालूँगी। मैं खुश भी थी थोड़ा, क्योंकि अभी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं डाली थी, तो थोड़ा ऐसे कंफ्यूज भी थी कि हाँ अभी प्रेफरेंसेस भी बनानी है, फिर उसके बाद कॉलेजेस को भी रखना है, कोर्सेज़ में भी रखना है। थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ी खुशी, थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि अभी बाहर निकलना है अपने शहर से, फिर आपको दिल्ली जाना है। बट ये था कि हाँ अब ड्यू तो हो ही जाएगा किसी ना किसी कॉलेज में, तो फिर भी ये था कि मुझे कि जो सब्जेक्ट्स मुझे चाहिए वो मिलेंगे या नहीं, तब भी मैं थोड़ी सी ऐसे डर में थी। बट वही था कि ऐसा था कि हार्ड वर्क किया, पे ऑफ किया। तो सीयूटी के एग्ज़ाम के बाद, वैसे तो एग्ज़ाम से पहले ही होता है कि जब आपको अपने कॉलेजेस की लिस्ट आपको फिल करनी होती है, जो प्रेफरेंसेस देनी है वो वंशिका ने डिस्कस किया और उसको पूरा फिल किया। तो प्रेफरेंस लिस्ट ज़रा बताओ कि तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट क्या क्या रही थी कॉलेजेस की? प्रेफरेंस लिस्ट बेसिकली मुझे लगता है कि सीयूईटी के सारे एग्ज़ाम में प्रेफरेंस लिस्ट प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम भी आ गया है और अगर मार्क्स भी आ गए हैं एग्ज़ाम में, एंड अगर आपने उसको अच्छे से नहीं भरा तो उससे ही सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट में मेरा पहले प्रेफरेंस था, क्योंकि मुझे लेडी श्रीराम पहले ही चाहिए था, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए था बेसिकली। सो आई सर्च फॉर ऑल द कॉलेजेस इन DU जिनकी DU की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी ज़्यादा वेल नोन्ड है। तो हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस में मुझे पता लगा, मेरा पहला प्रेफरेंस सेंट स्टीफेंस था, बट पता लगा कि उसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं है। देन आई वाज लाइक, इसके अलावा LSR हिंदू था, हिंदू का पॉलिटिकल साइंस अच्छा था। फिर उसके बाद मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल, फिर मुझे लगा इतने इनमें तो मिल ही जाएगा। देन अगेन बैकअप के लिए मैंने कुछ कॉलेजेस रखे थे, रामजस, हंसराज, इन सबको भी रखा था, बट मेन प्रेफरेंसेस मेरा LSR, स्टीफेंस और हिंदू था। ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ बता दूँ, LSR से मतलब लेडी श्रीराम कॉलेज से है। हाँ, ये उसका शॉर्ट है कि आप LSR में कंफ्यूज ना रहें। तो सीयूटी में जब आपने कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट में जो डाला, कॉलेज की प्रेफरेंसेस दी, तो DU के ही कॉलेज डाले थे या बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी प्रेफरेंस दिया? क्योंकि सभी को पता है कि जो CUT होता है वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो आपने बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी प्रेफरेंस दिया था क्या?
बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बैकअप में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भरा था, बट मैं पहले BHU भरने वाली थी, बट उनका जो क्राइटेरिया था उसमें जनरल टेस्ट मांग रहे थे, जो कि मैंने नहीं दिया था, तो उसकी वजह से BHU तो नहीं भर पाई थी मैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मुझे था कि DU, क्योंकि मुझे लगता था कि DU ही चाहिए, तो मुझे था कि हो जाएगा, तो DU मेरा मेन प्रेफरेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल टेस्टिंग को क्लियर कर दें, है ना। तो थोड़ा जनरल टेस्टिंग के बारे में बहुत ब्रीफ में बता दो कि जनरल टेस्टिंग में और बाकी टेस्ट में क्या फ़र्क है जो CUT में। बेसिकली CUET में एक लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें आप अपनी लैंग्वेजेस खुद चूज़ कर सकते हैं, और एक होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में एप्टीट्यूड और रीजनिंग, मैथमेटिकल जो होते हैं ये सब आता है, और उसके अलावा कुछ बेसिक, जैसे जो लैंग्वेज है उसमें RC वगैरह, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, बेसिक ग्रामर्स, ये सब कवर अप होता है। और जनरल टेस्ट में होगा एप्टीट्यूड हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आता है, बेसिक जो मैथमेटिकल है 10th स्टैंडर्ड तक का वो कवर होता है। ओके गुड। तो ये तो रहा हमारा CUT तक का पूरा सफ़र। अब पहुंची तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, राइट। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम पहुंची, यानी कि जो तुम अपने जो कॉलेज तुमने चूज़ किया था लेडी श्री राम कॉलेज, तो वहाँ तुम्हारा जो पहला एक्सपीरियंस था, जो क्लासेस का, फैकल्टीज़ का, स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन हुई, उसके बारे में बताओ। वो कितना मतलब उसको उस एक्सपीरियंस ने तुम्हें तुम्हारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला? मेंस CUET का इतना मोनोटोनस जो शेड्यूल बन रखा था, उसके बाद जब दिल्ली गई, आई स्टिल रिमेंबर कि 15 अगस्त को मैं दिल्ली गई थी और 16 को मेरी ओरिएंटेशन थी। तो उस दिन थोड़ा तो डर था जब घर वाले छोड़ के गए, उसके बाद थोड़ा ऐसा फील होता है कि हाँ पहली बार आ रखे हो। बट जब LSR में पहली बार गई, जो उस कॉलेज का ऑरा है, जो उसके जाते ही सबसे पहले आपको फील हुआ कि जो सीनियर्स हैं, हाउ वेल टैलेंटेड, हाउ कॉर्डियल, हाउ फ्रेंडली दे आर। फिर उसके बाद आप जैसे जाते हो, एवरीवन वाज गाइडिंग अस टुवर्ड्स द ऑडिटोरियम कि आपकी ओरिएंटेशन वहाँ पे होगी। इस कॉलेज को पूरा अच्छे से सजा रखा था, कैंपस इतना सुंदर था। फिर उसके बाद जब हम ऑडिटोरियम में गए, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस वगैरह थी। जो प्रिंसिपल थे उन्होंने, हमारी जो वहाँ की प्रिंसिपल थी सुमन मैम, उन्होंने एक एड्रेस दिया और उन्होंने कहा कि दिस कैंपस इज़ लाइक ओएसिस इन द साउथ दिल्ली का डेजर्ट। सो इतना खूबसूरत कैंपस था। हमें फिर वहाँ पे पूरे कैंपस का टूर करवाया गया। फिर अगले दिन जैसे 3-4 दिन तो ओरिएंटेशंस में ही रहे। सीनियर्स ने, स्टूडेंट यूनियन ने, सब ने अपनी अपनी ओरिएंटेशंस दी, और उसके बाद क्लासेस वगैरह जब स्टार्ट हुई, टीचर्स वहाँ की जो सबसे मेन चीज़ जो अलग लगी, विच वॉज कि टीचर्स कितने ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड और अच्छे से नॉलेजेबल, बहुत अच्छे टीचर्स थे। फैकल्टी वहाँ की अगर देखें तो टीचर्स 1-to-1 इंटरेक्शन आप कभी भी कर सकते हो टीचर्स के साथ। वहाँ पे जो स्टडी उनकी, आप जब उनसे बात करते हो यू फील कि हाँ उनके पास इतनी नॉलेज है, वो आपको इतना कुछ दे सकते हैं, और अप्रोचेबल है। हर कोई वहाँ पे इतना अप्रोचेबल है। कभी मैंने आज तक अपने कैंपस में रैगिंग नहीं देखी। वहाँ पे प्रॉपर सारा फ्रेंडली, एंटी रैगिंग वहाँ पे फॉर्म पहले ही फिल करवा दिया जाता है। इवन द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, वो बहुत फ्रेंडली है, वेल नेचर्ड हैं सब अपने आप में। सब, अगर आप कभी भी कुछ भी दिक्कत हो, या फिर ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा। और अगर आपको कुछ भी चाहिए या फिर कोई भी हेल्प चाहिए, जस्ट अप्रोच देम एंड दे विल हेल्प यू रेडीली। गुड। तो वैसे तो ये सारा मैकेनिज़्म जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, आम कॉलेजेस में भी होता है। मुझे लग रहा है कि शायद इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क है, राइट? हाँ, ये लगता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं अपनी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स में ये हो जाता है कि यहाँ पे अथॉरिटीज़ उतना वर्क नहीं कर पाती। ठीक है, तो बढ़िया। मतलब वैसे तो जो साउथ दिल्ली है वो वही दिल्ली का पूरा ओएसिस है, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया ग्रीन है। साउथ दिल्ली बहुत ग्रीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो दूसरी जो बात है, तुम्हारा वहाँ डेली रूटीन क्या है, शेड्यूल कैसे होता है कॉलेज का और अपने पीजी का, या तुम हॉस्टल में रहते हो पीजी में, पहले ये बताओ, और फिर ये बताओ कि कॉलेज का क्या शेड्यूल है। अभी मैं पीजी में रहती हूँ, तो
बेसिकली शेड्यूल स्टार्ट होता है 7 o'clock 7:30 से 8:45 से जनरली क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, बट उनका क्लासेस का होता है कि जो क्लासेस जिस टाइम पे होगी लाइक 9:45 भी हो जाती है, 10:45 भी हो जाती है, बट बेसिकली मैं ट्राई करती हूँ कि 8:45 तक मैं कॉलेज चली जाऊँ। अगर क्लासेस नहीं है तो लाइब्रेरी में बैठ के अपना रिसर्च वगैरह करूँ, बुक रीडिंग करूँ, क्योंकि जो सबसे फैसिनेटिंग थिंग मुझे LSR की लगी इज़ इट्स लाइब्रेरी। इट्स वेरी ह्यूज और इतनी बुक्स एज अ बिब्लियोफाइल मेरे लिए वो ऐसा लगता है कि जन्नत है, क्योंकि बुक्स और उसकी वैरायटी बहुत मतलब इट्स फैसिनेटिंग। तो वहाँ पे मेरा बेसिक 8:45 तक मैं कोशिश करती हूँ कि कॉलेज चले जाऊँ। उसके बाद क्लासेस होती है जो यूजुअली स्ट्रेचअप हो जाती है 3:30 to 5:30 तक। उसके बाद वहाँ पे क्योंकि ये होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स LSR की सोसाइटीज़ आर वेरी एक्टिव, और वहाँ की जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स है उस पर स्टूडेंट्स काफ़ी फोकस करते हैं। सो उसमें अलग से आपको पीरियड एलोकेट होता है लास्ट में या बीच में। ECA पीरियड होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पीरियड। उसमें स्टूडेंट्स अलग अलग सोसाइटीज़ में जिसमें भी आप एक्टिव हो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और वो आपको लाइक आपकी स्किल्स होन अप करने में बहुत हेल्प करती हैं। फिर 5:30 तक जनरली मैं आके थोड़ा रेस्ट वगैरह करती हूँ, फैमिली से बात कर ली, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बैठ लिया, हैंग आउट कर लिया। उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग बाय 7, और 7 से 9:30 तक का एक स्लॉट देके देन अगेन ब्रेक, बीच में डिनर वगैरह भी कर लिया। और उसके बाद माय बेसिक स्टडी शेड्यूल इन हैपन्स एट नाइट, और उसमें नाइट में ही मैं 12 o'clock तो बेसिकली आराम से बज जाते हैं, 1-2 बजे तक हो जाता है। गुड। तो ये तुम्हारा डेली रूटीन है ना। एक क्वेश्चन और है जो स्टूडेंट्स के सिर का दर्द हमेशा बना रहता है, वो है असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस। ठीक है, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये बच्चों के लिए बहुत मुसीबत भरा काम है। तो वहाँ पे असाइनमेंट्स का और जो प्रोजेक्ट्स हैं या प्रेजेंटेशन है वो कैसी रहती हैं, और बच्चे उनको कितना सीरियस लेते हैं? LSR में कहते हैं कि सबसे बड़ी मोटिवेशन आने की अटेंडेंस होती है, तो अटेंडेंस सीरियसली लेते हैं, बट प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट को तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ता है। अब जैसे NEP में CA है, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट है, उसमें तो आपको पर्टिकुलरली फोकस करना ही पड़ता है असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पे। वहाँ पे होलिस्टिकली आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू प्रेजेंट थिंग्स। अब जैसे रिसर्च पेपर है, हाउ टू मेक अ रिसर्च पेपर, वहाँ पे सेशंस होते हैं इन सब चीज़ों के। असाइनमेंट्स हो गए या फिर प्रोजेक्ट्स हो गए, ग्रुप डिस्कशंस, GDs तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का पता लगता है। आप दूसरे लोगों के व्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करना सीखते हो। कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं व्यूज़ में, बट आप उनको मैनेज करना सीखते हो कि टीम वर्क कैसे होता है। तो प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट मेन पार्ट होता है कॉलेज लाइफ का, आई थिंक। गुड। तो मतलब असाइनमेंट्स को सभी लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि काम चलाओ काम चल रहा है, बाहर से कॉपी कराया और चिपका दिया टीचर को, वो नहीं चल रहा है। गुड, ये एक अच्छी बात है, बच्चों को सीखने के लिए मिलता है। तुमने रिसर्च पेपर का जिक्र किया है, तो क्या वहाँ ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च पेपर लिखवा रहे हैं या इसके लिए कुछ आगे चल के कुछ गाइडेंस देते हैं? रिसर्च पेपर अभी वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस आपसे ले रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस में मेरी टीचर वो हमें फर्स्ट सेमेस्टर से ही रिसर्च पेपर लिखना सिखा रही हैं, तो उन्होंने प्रॉपर हमें ऐसे गाइडेंस की कि हाउ टू डू द इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, हाइपोथेसिस कैसे बनानी है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। उसके लिए सेशंस भी होते हैं कॉलेज में कभी कभी GMeet पे, जहाँ पे जो फेमस रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं, जो रिसर्चर्स हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से या बाकी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ से, जो हमारे कॉलेज के एलुमनाई रह चुके हैं, वो हमें रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना, उन्हें लिखना, हाउ टू डू द रिसर्च, वो सब सिखाते हैं। ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी तो नेचुरल है कि वो वहाँ होना ही है। हमें पता है कि दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह काम करता है और एथनिसिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो टीचर है, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताओ। स्टूडेंट्स तो वहाँ पे सब डाइवर्स है। आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड आई डोंट थिंक कि मेरी क्लास में कोई हरियाणा से है, क्योंकि सब इतना डाइवर्स। क्लास 40 to 50 पीपल्स की है। जैसे मेरा जो
कोर्स है उसमें काफ़ी डाइवर्स है, वो खुद ही बीए प्रोग्राम, उसमें आपकी कॉम्बिनेशन सबके अलग अलग होंगे, तो एज अ कोर्स भी वो काफ़ी डाइवर्स है। बट कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी में तो आपको हर एक स्टेट के लोग मिलेंगे, आप उनके कल्चर से आप रिलेट करना सीखोगे कि हाँ कैसे वो डिस्टिंक्ट है, उनको रिस्पेक्ट करना सीखोगे, आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना सीख जाते हो कि हाँ ऐसे कल्चर्स भी वर्क करते हैं, और बेसिकली बहुत ही डिफरेंट वो पर्सपेक्टिव आपको देखते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपकी एज अ पर्सनल इंडिविजुअल आपका बहुत हेल्प करती है इन लाइफ। ठीक है, तो मतलब डाइवर्सिटी में पढ़ने का भी अपना एक मज़ा है ना। मुझे भी कई बार ये मौका मिला है सिविल सर्विस के दौरान और अपनी पढ़ाई के दौरान कि मैं डाइवर्सिटी में पढ़ा हूँ। और जब हम डाइवर्सिटी में रहते हैं, स्टूडेंट डाइवर्सिटी में रहते हैं, फैकल्टी डाइवर्सिटी में रहते हैं, तो हमें वैसे ही बातों बातों में प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। जब हम एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहाँ एक ही एरिया से लोग आ रहे हैं तो डाइवर्सिटी थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेजों में डाइवर्सिटी का तरीका अलग है, हो सकता है कहीं पे अगर एक ही एरिया से है तो लोकल, अर्बन और रूरल डाइवर्सिटी हो सकती है। आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है स्टेट डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है, एथनिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। तो क्या फ़ॉरेन से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? मेरे कॉलेज में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, उसमें फ़ॉरेन से अफ्रीकन स्टूडेंट्स और यूरोपियन स्टूडेंट्स भी आते रहते हैं। उसमें आई थिंक अभी मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ स्टूडेंट्स दिखते हैं, सीनियर्स हैं जो बाकी कंट्री से हैं, फ़ॉरेन स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे तो सेशन बहुत सीरियस हो रहा है लेकिन उसी में थोड़ा एक तो क्वेश्चन और पूछते हैं। स्टूडेंट लाइफ का एक हिस्सा पढ़ाई है तो दूसरा हिस्सा बंक मारना भी होता है ना होता है ना। हाँ, तो क्योंकि हमारे साथ ना बाकी स्टूडेंट भी हैं, फोकस में दिख नहीं रहे हैं, बाद में आपसे मिलवाएंगे। वो भी वंशिका की तरह ही अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, यहीं लोकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे स्कूल के भी हैं हमारे साथ में, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और ठीक है, तो बंक के बारे में, कैंटीन के बारे में कुछ बताओ, कैसे रहता है? कैंटीन तो सेवियर है वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि क्लासेस इतनी लंबी होती है, एग्जॉस्टिंग होती है, उसके बाद कैंटीन जाना, नेस्कैफ़े जाना, मदर डेयरी जाना, आसपास के एरियाज़ में जाके कैफ़ेज़ वगैरह में जाना, वो तो वहाँ का नॉर्मल चलता है क्योंकि क्लासेस ऑब्वियसली वहाँ पे कॉलेज इतना ज़्यादा हेक्टिक है, एकेडमिकली काफ़ी ओरिएंटेड है, इस वजह से। फिर अगर बंक का देखें तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, बट खुद ही हो जाता है कभी कभी कि अब नहीं हो रहा, अब एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, तब मार लेते हैं। कॉलेज लाइफ में बंक तो लगेगा ही, ये तो नॉर्मल है। देखो, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपने बंक नहीं मारा तो आपको पाप लगेगा तो भगवान जी आपके खाते में पाप लिखेंगे कि भाई बंक नहीं मार रहे हो। हालांकि बीइंग अ टीचर ये बात कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कभी कभार तो चलता ही है ना। टीचर भी तो चाहते हैं कि उधर भी थोड़ा रिलैक्स मिले। किसी दिन टीचर भी मन ही मन दुआ तो करती है यार मास बंक हो जाएगा दिन ठीक है, तो ये बात एक अच्छी बात है ना। तो ठीक है, बंक भी और कैंटीन भी तो जाना चाहिए ना। फिर कैंटीन वाले की इकोनॉमी नहीं सोचोगे क्या तुम लोग ठीक है, वो बेचारा मारा जाएगा, उसका रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा। गुड। तो अब आते हैं अपने अगले मुद्दे पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वो ये है कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इतना बिजी शेड्यूल आप फॉलो करते हैं, तो ऐसे में यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो जगह है, जो स्पेस है उसकी तैयारी के लिए, वो कैसे बच पाता है? और क्या ये जो एकेडमिक आपका पूरा दिन का रूटीन है, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प करता है क्या? एज अ फ्रेशर मैं खुद इस चीज़ से अभी तो टैकल कर रही हूँ कि यूपीएससी के लिए कैसे अपने शेड्यूल में जगह बनाई जाए, क्योंकि कॉलेज ही इतना मेजर चंक ऑफ योर डे ले जाता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा भी आपको बाद में टाइम निकालना पड़ेगा कॉलेज के बाद में। पर मेरा जो कोर्स है, मेरा जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूपीएससी ओरिएंटेड है काफ़ी। ऑल्दो रिसर्च ओरिएंटेड भी है, मुझे रिसर्च पसंद भी है, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है क्योंकि सिलेबस वही है। मेन थिंग इज़ कि टीचर्स कभी भी वहाँ पे गाइड नहीं देते आपको, वो आपको बोलते हैं कि यू हैव टू रेफ़र टू डिफरेंट बुक्स और आपको रीडिंग्स अलग अलग मिलेंगी। तो उसमें ही मुझे लगता है कि मेजर चंक ऑफ यूपीएससी भी कवर हो रहा है एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। बाकी दूसरे करंट अफेयर्स, क्योंकि वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स में पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट और हिस्ट्री स्टूडेंट्स
एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, तो उनको करंट अफेयर से काफ़ी आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। और वहाँ पे करंट का होता है कि सब स्टूडेंट साथ में मिलके कर लेते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग वहाँ पे डिस्कस भी करते रहते हैं, वो वहाँ से कवर हो जाता है। उसके बाद जो बाकी आपके आने के बाद सेल्फ स्टडी का टाइम है वही मेजरली दे सकते हैं यूपीएससी के लिए। तो गुड। तो मतलब कुल मिला के जो वहाँ का जो स्टडी पैटर्न है, जो स्टडी करिकुलम है, जो एकेडमिक करिकुलम है, वो आपको यूपीएससी के लिए एक बेस प्रोवाइड कर रहा है, एक अच्छा बेस प्रोवाइड कर रहा है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, क्योंकि सभी टॉपर पहुँचते हैं, सभी सीयूटी क्वालिफाई कर रहे हैं, और उसमें भी क्रीम ऑफ क्रीम वहाँ पे पहुँच रही है ना, एक मतलब एक कैटेगरी रहती है। तो फिर वहाँ अपने आप को हम, क्योंकि सभी 96 अबाव हैं, 95, 99 के उसमें हैं, तो वहाँ पे फिर अपने आप को हम कैसे जस्टिफाई कर पाते, मतलब सभी में रेस लग रहे हैं, भाई सब 99 वाले हैं, अब वहाँ पे फिर ये क्या कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता है क्या? होता है, क्योंकि आप आसपास देखते हो सब इतने टैलेंटेड है, सब इतने पढ़ लिख के यहाँ पे सब, क्योंकि इंटेलिजेंट तो ऑब्वियसली आते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे। फिर उसके बाद आपको वही है कि आपकी हार्डवर्क डेली आप कितना ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हो आप अपनी एकेडमिया को, वो बाद में आपका दिखता है कि हाँ कितना आप वर्क कर रहे हो। अनदर थिंग इज़ कि वहाँ पे ऐसे टॉक्सिक कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता मुझे लगता है अभी के लिए तो, बिकॉज स्टूडेंट्स हर एक इंसान अपनी फील्ड में, अगर कोई ईसीए में है तो वो ईसीए में ही आगे अपने आप को स्किल अप करने की कोशिश करता है। तो वो होता है कि हाँ सब एक दूसरे की इतना ज़्यादा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन है, आपस में आपको खुद भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ जब मेरी साइड में स्टूडेंट इतने पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो वो एज ए इंडिविजुअल आपको हेल्प करता है। गुड। तो मतलब 99 वालों में भी रैंक लगा हुआ है 1 2 3 4 का। गुड, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले भी एक दिन बात की थी वहाँ के बारे में, तो तुम बता रही थी कि बच्चे रिज्यूम राइटिंग पे बहुत ध्यान देते हैं ना, उनका कैसा रिज्यूमे बनेगा, उनको कैसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, उसके बारे में कुछ बताओ कि कैसे बच्चे वहाँ रिज्यूम बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं, और कैसे वहाँ के बच्चे, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो आम कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनके साथ ये समस्या रहती है कि उनको बीए प्रोग्राम के बाद जॉब्स अच्छी ऑफर नहीं होती है, उन्हें पता भी नहीं होता है ना, और रिज्यूमे राइटिंग तो उनके लिए शायद कभी बहुत दूर की बात हो जाती है। ये मतलब फैक्ट है जो हमें बहुत जेन्युइनली मानना चाहिए। तो वहाँ पे बच्चे इस चीज़ पे कैसे ध्यान देते हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं? वहाँ पे स्टूडेंट्स रिज्यूमे और सीवी बिल्डिंग में क्या होता है कि वो शुरू से ही फ्रॉम द फर्स्ट ईयर प्रोजेक्ट्स में या फिर ईसीए में इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि सिर्फ एकेडमिया पे फोकस नहीं करना, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ओवरऑल सेल्फ ग्रोथ करनी है। और मुझे लगता है कि ईसीए बहुत मेन पार्ट प्ले करता है एज आपकी पर्सनालिटी और ग्रोथ करने में। तो उसके लिए वहाँ पे स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली एकेडमिया तो करते ही हैं, उसके साथ साथ जो सीवी बिल्डिंग है उसके लिए प्रोजेक्ट्स में या फिर अलग अलग एनजीओज़ में अपने खुद के जैसे यूएन मिलेनियम गोल्स है, ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग वर्कशॉप्स में, फेलोशिप्स में, उसको बाद में जाके आपको हेल्प मिलता है। आई थिंक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ये रहता है कि उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और स्पेसिफिकली जब आप इंडिया के वन ऑफ द प्रेस्टीजियस कॉलेजेस में जाते हो, वहाँ पे आपको प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप कंफ्यूज रहते हो कि वेयर शुड आई गो, एक टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो उसका मुझे लगता है कि इस वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादा आगे निकल पाते हैं। गुड, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वहाँ ओवरऑल एक डेवलपमेंट हो रहा है एकेडमिक के साथ और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके साथ, ये तो अच्छी बात है, मतलब जो सब ये हो रहा है। दूसरा एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चे अपना कोर्स ख़त्म करेंगे या जो तुम्हारे सीनियर्स हैं वो भी ये सब अपने कोर्स के एंडिंग में होंगे, नेचुरल एक ही टाइम में फर्स्ट या सेकंड और फाइनल के जो है स्टूडेंट चलते हैं, तो क्या पहले तो ये बताओ कि वहाँ पे 4 ईयर प्रोग्राम है प्रेजेंटली या अभी 3 ईयर प्रोग्राम चल रहा है? एनईपी के हिसाब से आपके पास चॉइस होती है, आप थर्ड ईयर के बाद भी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रीवियस आई थिंक जो पिछले साल से क्योंकि एनईपी लगा, जो अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है 4th ईयर का, बट जो अभी सेकेंड ईयर में है उनके पास ऑप्शन होगा।
और स्टूडेंट्स को जैसे वहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो कॉलेज प्रोवाइड कराएगा या फिर वो लोग अपने ही लेवल पे अपने ही एफर्ट से जॉब ढूंढते हैं, तो कैसा रहता है ये? दोनों ही चीज़ें हैं। जो सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं वो अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लेसमेंट सेल काफ़ी एक्टिव है एलएसआर का, तो वहाँ पे इंटर्नशिप्स वगैरह वहाँ से भी मिलती है। जो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स बाहर से भी लेते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स अगर प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू मिल जाती है। थोड़ा कंपनियों के बारे में बताओ, कौन कौन सी कंपनीज अगर कॉमर्स और मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनीज आती है, जैसे मैकेंजी, बीसीजी या ये सब जो बिग फोर है, डेलॉयट वगैरह, वो भी आती हैं। काफ़ी रिनाउंड कंपनीज आती हैं। प्लेसमेंट की अगर देखें तो एलएसआर का वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस होते हैं इन डीयू। तो वहाँ पे कंपनीज़ का ये होता है कि आपको वैरायटी मिल जाती है, बहुत फॉरेन एंड नेशनल। गुड। तो यानी कि पढ़ाई से लेके और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और साथ साथ में जो है उनकी प्लेसमेंट तक सब ध्यान में रखा जाता है, और स्टूडेंट्स भी बहुत अवेयर रहते हैं ना। पढ़ाई का अल्टीमेट एम वैसे तो जॉब नहीं होता है, पढ़ाई का अल्टीमेट एम होता है नॉलेज गेन करना, लेकिन जो नॉलेज आपने गेन की है वही आपको एक अच्छा रोज़गार या एक जॉब दिलाने में मदद करती है। डिपेंड करता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो खुद की जो है विश पे डिपेंड करता है, उनकी अपनी डिटर्मिनेशन है कि कैसे है। तो इसके अलावा कुछ और फॉरेन इनटेक जैसे रहता है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का जो इनटेक है, जो रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, MIT है, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ये इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग अलग देशों में हैं, जो यूरोप में हैं या अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो हैं। तो उसमें जो फॉरेन कंट्रीज़ का जो इनटेक रहता है, स्टूडेंट्स यहाँ से उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्रोच करते हैं क्या यहाँ से एडमिशन हो पाते हैं वहाँ पे, और उसका ट्रेंड क्या है बेसिकली? अभी तक जो मैंने देखा है तो सीनियर्स का जैसे बाद में दिखता है कि उनकी जो CV वगैरह देखते हैं तो उसमें इंटर्नशिप वगैरह भी होती है या रिसर्च एनालिस्ट वगैरह भी। बाकी अगर LSR से हो तो हो जाता है मोस्टली फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, बिकॉज़ आपने इतना ज़्यादा पिछले 4 साल में काम कर लिया है कि उसके बाद आपको आराम से मिल जाता है। फॉर LSE में या फिर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में LSR के स्टूडेंट्स एस कर लेते हैं। तो मतलब मैं ये मान के चलूँ कि एकेडमिक लेवल इतना अच्छा है कि उन लोगों को वो यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन मिल पाता है, उसको वहाँ पे इनटेक कर पाते हैं। गुड। तो ये वंशिका के साथ हमारा एक छोटा सा सेशन था जिसमें हमने CUT की इम्पोर्टेंस के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टडी का पैटर्न है उसके बारे में बात की। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं हमारे चैनल पर इंटरव्यू देना, तो आप आएँ और बाकी बच्चों को भी गाइड करें। हमारे यहाँ पे CUT की कोचिंग के साथ साथ +1 +2 के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स चलता है, फाउंडेशन कोर्स, जो UPSC के लिए होता है और साथ साथ में अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अपने नंबर्स और लिंक छोड़ दूंगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वंशिका, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स को कोई लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी? जस्ट वर्क हार्ड, हो जाएगा, टेंशन मत लो इतना ज़्यादा। CUT तो निकल जाएगा आराम से, क्योंकि इट्स अ जर्नी है पूरा लंबा। वहाँ जाके फिर आगे ये होता है कि प्लेसमेंट्स और जॉब, वहाँ पे भी ये तो छोटी छोटी चीज़ों में प्रेजेंट में हैप्पीनेस ढूंढो, वहीं पे मिल जाएगा। उसको भी जो जिस प्रोसेस से तुम जा रहे हो, जिस प्रोसेस में तुम एग्ज़ामिनेशन के प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो, वो अपने आप फिर आगे हैप्पीनेस ढूंढो, मिल जाएगी। ठीक है वंशिका, मुझे लगता है इंट्रो का तुम्हें पता नहीं चला होगा क्योंकि वंशिका इंट्रो के स्टार्टिंग में कह रही थी कि मैं कैमरा फोबिक हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे ख्याल इंटरव्यू ये अनकट इंटरव्यू है ना, तो इसमें कोई ऐसा एडिटिंग नहीं है ज़्यादा, और ये नॉन स्क्रिप्टेड भी है ना। तो इसके लिए कोई स्क्रिप्ट भी हमने तैयार नहीं की, ये बस हमने पहले से क्वेश्चन थोड़ा वो किया और फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागता रहा मैं, और वंशिका आंसर देती रही एज़ यूजुअल। तो अपना ये सेशन हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।